नमस्कार, मैं हूं शिष्टिका और बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस खास कार्यक्रम नमस्कार एमपी में, जो कि बेहद खास प्रोग्राम है और इसे खास बनाता है आप सभी दर्शकों का प्यार और इस कार्यक्रम के अलग अलग सेगमेंट्स, जिसके माध्यम से हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम आप तक पहुंचा सके जानकारियां और ध्यान रखें आपके मनोरंजन का। तो जी हाँ, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम में हम क्रम लाते हैं जिनके माध्यम से ज़्यादा चीज़ें आप तक पहुंचा सके और हमेशा की तरह कार्यक्रम में सबसे पहले आपको हम तिथि बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको अवगत करा देते हैं कि क्या है आज की तिथि। विक्रम संवत 2080, माह है बैसाख और आज है बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी। तारीख है 12 अप्रैल, दिन है बुधवार। और इसी के साथ कामना करती हूँ कि आज का दिन आप सभी का मंगलमय हो। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि आज के दिन क्या घटनाएं घटी थी इतिहास में। तो चलिए पलटते हैं पन्ने इतिहास के और देखते हैं कि क्या हुआ था आज के दिन 12 अप्रैल को के दिन इतिहास में। सन 1621 में सिख गुरु तेग बहादुर जी का जन्म हुआ था। रणजीत सिंह ने 12 अप्रैल 1801 में खुद को पंजाब का महाराजा घोषित किया था। ब्रिटिश कैबिनेट ने आज ही के दिन 1927 में 21 वर्ष की महिलाओं को मतदान करने का अधिकार देने का समर्थन किया था। जर्मन विमान ब्रेमेन ने आज ही के दिन 1928 में एक अटलांटिक महासागर के पूर्व से पश्चिम की ओर पहली सफल उड़ान भरी थी। प्रसिद्ध राजनीतिक एवं 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन का जन्म हुआ था आज ही के दिन 12 अप्रैल 1943 में। डॉक्टर JS साक द्वारा विकसित पोलियो वैक्सीन को आज ही के दिन 1955 में सुरक्षित और प्रभावी घोषित किया गया था। सुप्रसिद्ध शायर ताज भोपाली का निधन आज ही के दिन 12 अप्रैल सन 1978 में हुआ था। भारतीय रेलवे के 125 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज ही के दिन सन 1978 में देश की पहली डबल डेकर ट्रेन सिंहगढ़ एक्सप्रेस बॉम्बे के विक्टोरिया टर्मिनल से पुणे तक चलाई गई थी। गिरिजा प्रसाद कोइराला आज ही के दिन 1998 में नेपाल के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। जिम्बाब्वे में आज ही के दिन सन 2009 में अपनी पहली आधिकारिक मुद्रा जिम्बाब्वे डॉलर का त्याग किया था। लुधियाना पंजाब के गुरु नानक देव स्टेडियम में 12 अप्रैल 2010 में भारतीय कबड्डी टीम ने पाकिस्तान की टीम को 98-24 से पराजित किया था और प्रथम विश्व कप कबड्डी प्रतियोगिता जीत ली थी। मशहूर गीतकार गुलजार को आज ही के दिन सन 2014 में वर्ष 2013 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दर्शकों, ये वो सारी घटनाएं थी जो 12 अप्रैल के दिन घटी थी इतिहास में। और आगे बढ़ेंगे आप सभी के साथ, जैसे कि हम एक अच्छा विचार साझा करते हैं, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण होता है एक अच्छा विचार, क्योंकि अच्छे विचार से हम सभी को एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। तो चलिए देखते हैं कि क्या आज का विचार आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं। पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको समस्या ना हो, और पृथ्वी पर कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान ना हो। जी हाँ, बहुत ही सही बात कही गई है कि कोई भी ऐसी परेशानी नहीं होती है जिसका हल नहीं होता है। बस जो अंतर आता है वो ये होता है कि हम किस तरह उस समस्या को ले रहे हैं, किस तरह की अप्रोच, किस तरह का नज़रिया रखकर आगे बढ़ रहे हैं। उसका समाधान ढूंढना चाहते हैं या फिर परेशान होना चाहते हैं। और देखिए दर्शकों, जब भी आप परेशान होंगे, आप तनाव आपको आएगा, और जब भी तनाव आता है, आप परेशान होते हैं, तो सीधी बात हमारे स्वास्थ्य पर आती है। और हम सभी जानते हैं कि एक अच्छा स्वास्थ्य, एक अच्छा जीवन कितना महत्वपूर्ण होता है हम सभी के लिए। तो दर्शकों, अब बात स्वास्थ्य की निकल आई है, तो क्यों ना आज हम स्वास्थ्य पर ही बात कर लें। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे कि एक अच्छा जीवन, एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए कितना ज़रूरी होता है एक अच्छा आहार और व्यायाम। जी हाँ, तो आज का विषय ही हमारा यही है कि स्वस्थ शरीर के लिए पौष्टिक आहार और नियमित
नियमित व्यायाम का महत्व। जी हाँ, आज हम इसी विषय पर आप सभी से चर्चा करेंगे और आपको मिलवा देते हैं आज के हमारे विशेषज्ञों से। तो जी हाँ, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विनीता मेवाड़ा जी, जो पोषण आहार विशेषज्ञ हैं। आज मैम से हम जानेंगे कि पोषण कितना ज़रूरी है हम सभी के लिए। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और हमारे साथ दूसरे विशेषज्ञ जो हैं, जो व्यायाम का महत्व हमें बताएंगे, पवन गुरुजी, जो योग आचार्य हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। दर्शकों, विषय पर आने के पहले आप सभी को एक बार मैं यहाँ पर याद दिलाना चाहूँगी कि नमस्कार एमपी एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है। जी हाँ, आप हमसे जुड़ सकते हैं फ़ोन्स के माध्यम से। फ़ोन नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसके साथ मैं भी आपको याद दिला देती हूँ, हमारा जो लैंडलाइन नंबर है वो है 0755 266 0049। इसी के साथ एक टोल फ्री नंबर भी हम आपके लिए लेकर आते हैं, जिसका नंबर है 1800-233-0040। जी हाँ, इन दोनों नंबर के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और आज के विषय से संबंधित प्रश्न भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं विनीता मैम आपसे पूछना चाहूँगी कि जो स्वस्थ शरीर है, इसके लिए कितना ज़रूरी है कि जो हम आहार ले रहे हैं वो पोषण से भरपूर हो। धन्यवाद। सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि स्वास्थ्य क्या होता है। जी। तो स्वास्थ्य की जो डेफिनेशन है, आपने सुना होगा कि WHO ने स्वास्थ्य के लिए एक डेफिनेशन दी है, जो कि इंग्लिश में है, जिसका मैं भावार्थ आपको हिंदी में बताऊंगी। जी। वो डेफिनेशन है कि हेल्थ इज़ ए स्टेट सोशली, फिजिकली, मेंटली वेलबींग एंड मेयरली एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज़। इसका मतलब है कि आपका शरीर जो कि सोशली, फिजिकली और मेंटली फिट होना चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, तो उसको हम स्वास्थ्य कहते हैं। पर उस स्वास्थ्य को यदि रखने के लिए आपने जैसे पूछा कि आहार का कितना रोल है, आहार का बहुत रोल है। क्योंकि जैसे आपने कहा होगा कि आपको अगर एक गाड़ी चलानी है या एक बाइक चलानी है या कार चलानी है, उस कार को चलाने के लिए या उस बाइक को चलाने के लिए आपको फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि पेट्रोल की या डीजल की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही हमारे शरीर को उत्तम तरीके से, स्वस्थ तरीके से चलाने के लिए भी हमें भी फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, और वो फ्यूल हमें देता है हमारा भोजन। अब बात आती है कि यदि भोजन हमारा स्वस्थ ना हो तो क्या हो सकता है। जी। अगर हमारा भोजन स्वस्थ नहीं होगा, हेल्दी नहीं होगा, उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व नहीं होंगे, तो जो हमारी जीवन की जो गाड़ी है वो जल्दी ख़राब होगी, हम जल्दी बीमार पड़ेंगे। कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन या कोई भी प्रकार की बीमारी हमें जल्दी ग्रैब करेगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है हमें भोजन लेना और सही तरीके से भोजन लेना। राइट फूड राइट टाइम पर और राइट अमाउंट में अगर लिया जाए तो हम स्वस्थ रहते हैं और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। बिल्कुल मैम, बहुत ही अच्छे उदाहरण के साथ आपने समझाया कि कितना ज़रूरी है पोषण, और सबसे अच्छी जो आपने डेफिनेशन स्वास्थ्य को लेकर बताई वो बहुत ज़रूरी है। दर्शकों की सबसे पहले हम ये समझें कि स्वास्थ्य क्या है, एक स्वस्थ शरीर क्या होता है। देखिए, कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम बीमार नहीं हैं, हम बीमारियों से मुक्त हैं, यानी कि हम स्वस्थ हैं। ये ऐसा सोचना बहुत हद तक सही नहीं होता है, क्योंकि कई बार हम बीमारियों से तो ग्रस्त नहीं हैं, लेकिन हमारी जो मानसिक स्थिति है या फिर कहें जो हमारा ऊर्जा का स्तर है वो अच्छा नहीं है, तो वो भी एक सही दशा नहीं होती है हमारे स्वस्थ शरीर या फिर स्वस्थ जीवन के लिए, अगर कहा जाए। और मैम, आपने एक बात कही कि सही समय पर भी भोजन लेना बेहद ज़रूरी है, तो मैं चाहूँगी कि इस बात पर आप प्रकाश डालें। जी, जैसा कि हम बात करते हैं कि हमारा शरीर, जैसे मैंने बोला कि वो मशीन नहीं है, हम उसे मशीन की तरह ट्रीट करते हैं। जी। मशीन को भी एक समय पर मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, पर हम हमारे शरीर का ध्यान नहीं रखते हैं। जी। जैसे कि अगर हम बात करें कि सही समय पर खाना क्यों ज़रूरी है, हमारी जो साइकिल है वो 24 आवर्स की साइकिल होती है। हम रात में सोते हैं, दिन में हम काम करते हैं, पर उस काम को करने के लिए और हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स हैं उनको भी काम करवाने के लिए आपको भोजन की ज़रूरत है। पर भोजन यदि समय पर नहीं लिया जाए तो आपको कई प्रकार की डेफिशिएंसी होने लगती है, कई प्रकार की कमियां होने लगती है, चाहे वो विटामिन्स की हो, चाहे वो मिनरल्स की हो, मैक्रोन्यूट्रेंट हो या माइक्रोन्यूट्रेंट हो।
अगर हम सही समय पर हमारा आहार नहीं लेंगे तो हम दिन ब दिन कमज़ोर होते चले जाएंगे, और कमज़ोर होंगे तो जैसा मैंने कहा हम बीमार जल्दी पड़ेंगे, और बीमार यदि रहेंगे तो हमारे लिए उत्तम नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल मैम। और दर्शकों, आप सभी को बताना चाहूंगी कि एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, महेंद्र प्रताप जी। महेंद्र पटेल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना प्रश्न करें। नमस्कार मैम को भी नमस्कार। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे स्वस्थ शरीर के लिए खाने के लिए, पौष्टिक खाने के लिए क्या किन किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालें। और घरेलू स्तर पर जो मतलब खाना बनता है घर में, क्या वो पौष्टिक खाना होता है, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालें। नमस्कार जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। इसका जवाब ये है कि हमारा जो किचन होता है वो न्यूट्रिशन से भरपूर होता है, उसमें पोषक तत्व बहुत मात्रा में होते हैं। पर बात आती है कि क्या हम उनका सही समय पर और सही अमाउंट में इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। स्वस्थ शरीर के लिए जैसे बात की कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, स्वस्थ शरीर के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है भोजन में। कार्बोहाइड्रेट जो हमारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, उसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, मिनरल्स होते हैं, कई प्रकार के विटामिन्स होते हैं। अब ये सारे जो पोषक तत्व हैं वो हमें मिलेंगे कहाँ से? वो हमें हमारे भोजन से ही मिलते हैं। जैसे आप कार्बोहाइड्रेट की यदि बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के बहुत अच्छे सोर्स हैं, जैसे कि गेहूँ से बने हुए उत्पाद, जैसे हम रोटी की बात करते हैं। चावल भी जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है आपका कार्बोहाइड्रेट का। प्रोटीन की यदि बात की जाए तो उसमें हमारे दालें आती हैं। मैम, जैसे कि हम पिक्चर में देख सकते हैं कि जो ये पूरी एक थाली है, एक पूरा मील आप कहें फुल मील है, पर आज के समय में लोग पूरी फुल मील को इतना ना प्रेफर करते हुए छोटी मील्स पर आ गए हैं, स्मॉल मील्स पर। तो आप इस बात पे क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं उसी पर ही आने वाली थी कि जो भारतीय थाली है, इसको रिसर्च ने भी प्रूव किया है कि ये न्यूट्रिशन से भरपूर होती है, क्योंकि इसमें आपकी रोटी, सब्जी, दाल, चावल, दही, सलाद, चटनी का इस्तेमाल होता है। रोटी की यदि बात की जाए कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, दाल की यदि बात की जाए तो प्रोटीन का सोर्स है, इसमें दही की बात की जाए जो आपका प्रोटीन और कैल्शियम दोनों का सोर्स है। चटनी की यदि बात की जाए तो चटनी मिनरल से भरपूर होती है। सैलेड की बात की जाए तो वो फाइबर से भरपूर होते हैं और विटामिन से भरपूर होते हैं। यदि इस थाली का इस्तेमाल किया जाए, यदि हम थाली लेते हैं तो ये हमारे लिए न्यूट्रिशन से भरपूर होती है। पर आज के समय में हम स्मॉल मील्स पर इसलिए आ गए क्योंकि आजकल हमारे पास में भागा दौड़ी के जीवन में समय की कमी होती है। तो जो समय पर एक बैठ करके और माइंडफुल ईटिंग की यदि हम बात करते हैं कि आराम से बैठ करके यदि हमें खाना खाना चाहिए और वही आपको पोषक तत्व मिलेंगे आपके शरीर को, पर वैसा हो नहीं पाता, तो इसीलिए वो स्मॉल मील्स में कन्वर्ट हो गए। अब जब स्मॉल मील्स में यदि कन्वर्ट हो गए तो वो हमारे शरीर को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं देते। तो वही कारण है, जब हमको न्यूट्रिशन सही समय पर नहीं मिलता है, सही अमाउंट में नहीं मिलता है, तो हमारा शरीर स्ट्रेसफुल होने लगता है, हमारा माइंड स्ट्रेसफुल होने लगता है और हम बहुत ही तनाव में अपने आप को जैसे कि मैम आप हैं। बता रही हैं कि हमारा पूरा शरीर, क्योंकि हम तनाव में जब रहते हैं तो पूरे शरीर पे फर्क पड़ता है, तो इसका मतलब कि आहार का सीधा असर हमारे शरीर पर आता है। गुरुजी से मैं जानना चाहूँगी, पवन गुरुजी, जैसे कि मैम बता रही हैं कि अगर हम अच्छा पोषण नहीं लेते हैं, अच्छा आहार नहीं लेते हैं, तो सीधी बात हमारे शरीर पर आती है। तो आहार तो बेहद ज़रूरी है हमारे एक स्वस्थ शरीर के लिए। व्यायाम का क्या महत्व है और कैसा रोल होता है एक स्वस्थ शरीर में व्यायाम का? देखिए, अगर हमको फिट रहना है लंबे समय तक तो आपको 2-3 चीज़ को अपनाना पड़ेगा जी। एक तो भोजन का ध्यान तो आपको रखना ही है जी। और साथ में आपको लगातार योग करना पड़ेगा। योग भी आपकी बीमारी के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से अलग अलग होता है। जी। अधिकांश हमने आजकल देखा है कि वो टीवी पर देखकर, यूट्यूब पर देखकर ढेरों लोग, हमारे पास 400 लोग पढ़े रहते हैं अलग अलग सेशन में। जी। तो आजकल हमको सिखाने में मेहनत थोड़ी कम लगती है। अधिकांश लोग आते हैं जो बहुत ज़्यादा करके आते हैं, जी। और सबको एक ही भूत सवार है कि हमको दुबला होना है। जी। और दुबला होने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं, और पता नहीं कौन कौन सी डाइट भी यूज़ करते हैं, बताना उचित नहीं है। और वो एक्सरसाइज पे योग भी इतना ज़्यादा करते हैं, तो बाद में जब उनकी एज थोड़ी सी बढ़ती है, 40-45 तक पहुँचे, तो घुटना चला गया, बैक चला गया, और आगे बढ़े तो वो मोटापा तो जितनी स्पीड से घटा था उतनी स्पीड से बढ़ गया। तो वो क्या साइंटिफिक ढंग से करना पसंद नहीं करते, पेशेंस की बहुत कमी, बहुत जल्दी चाहते हैं। जी। तो वो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। योग एक जीवन की एक क्रिया है, नियमित क्रिया है। जी। अब हफ्ते में 5 दिन अच्छे ढंग से सरल योग कीजिए, 2 दिन बॉडी को रेस्ट दीजिए, फिर 5 दिन आपको करिए।
तो ना कोई आपके पास बीमारी हावी होगी, आपकी फिटनेस भी अच्छी रहेगी, आपको बुढ़ापे जैसी बीमारी भी परेशान नहीं करेंगी, और दूसरी जो जेनेटिक बीमारियां हैं उससे भी आप बचे रहेंगे, और स्ट्रेस से तो बचे ही रहेंगे आप। जी तो जब स्ट्रेस से आप बचे रहेंगे तो आप आनंद में महसूस करेंगे, तो आपकी लाइफ भी अच्छी निकलेगी। जी बीमारियों से कम ग्रस्त हाँ। होंगे। गुरुजी, आपने कहा कि लोगों का अक्सर ये मकसद होता है कि व्यायाम करके हमें मोटापा कम करना है। लोग ये कम सोचते हैं कि व्यायाम करके हमें स्वस्थ रहना है, और कई लोगों की ये भी मानसिकता रहती है कि हम दुबले हैं, हमारा जो वजन है वो इतना ही होना चाहिए, तो हमें व्यायाम की ज़रूरत नहीं है। तो क्या ये सही है? नहीं, देखिए, दुबला होना या मोटा होना जी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ा फ़र्क है कि आप स्वस्थ हैं कि नहीं हैं। और हम आज 20 साल के हैं, 25 साल के, 30 साल के, 35 साल के, 40 साल के हैं, तो आज तो शायद आप फिट हैं, लेकिन हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जी चाहे खान पीन पे कर रहे हैं या योग में कर रहे हैं, वो जो हमारी एज 90 तक जो पहुँचना है उसके लिए कर रहे हैं। जी आपने देखा अधिकांश लोग 55-60 साल में या तो टपक जाते हैं, या इतनी बीमारियां उनके पास हो जाती हैं, 60 में पहुंच के और बुरे हाल हो जाते हैं, जबकि इंडिया में एज बढ़ चुकी है। लेकिन ये बीमारियां आज पहले से ज़्यादा जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, जी सुबह शाम कर रहे हैं, और दूसरी बात है कि वो अनट्रेंड पर्सनों से सीख रहे हैं। जी और उनके साथ में तो मोटापा घटाना है। जैसे हमारे पास एक मैडम आई, वो किसी डॉक्टर साहब के थ्रू हमारे पास आई, तो उनसे हमने फॉर्म भरवाया, तो उनसे पूछा कि नहीं खास कुछ नहीं है, मुझे दुबला होना है। तो हमने कहा ठीक है, दुबला तो हो जाएगा, दो योग अपन डाइट चेंज करेंगे। जी फॉर्म भरते भरते वो आए कि नहीं थोड़ा सा मुझको बीपी है। हमने कहा थोड़ा बीपी तो होता नहीं है। जी फिर थोड़े से आगे बढ़े तो कल्याण साहब थोड़ा सा अटैक भी पड़ चुका था, तो हमने कहा ये भी ठीक है। फिर थोड़े आगे बढ़े तो कहीं शुगर भी है। फिर आगे लेकिन एक चीज़ तो बताना मैं भूल गई, मेरी डायलिसिस चल रही है, लेकिन मुझको दुबला कर दीजिए। अब मैंने कहा कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप पहले तो फिटनेस का टारगेट लीजिए, ये तो बात की बात है। जी तो लोग ऐसा जो भूत सवार है दुबला होने का, उससे ज़्यादा खिलवाड़ होकर ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। जी उसके लिए कुछ लोग ऐसे होते हैं पूरा ही खाना छोड़ देते हैं, कुछ ही नहीं खाते, नहीं खाना, इसकी डाइट ले ली, उसकी डाइट ले ली, तो वो बाउंस करता है। जी 10 किलो घटा तो 20 किलो लेके आएगा, और साथ में बीमारी लेके आएगा। जी वहीं जैसे मैडम ने बताया कि आप साइंटिफिक ढंग से चलेंगे, हमारे किचन में सब कुछ है, जी वो करिए, सरल आप योग करिए, जी। आपको कुछ भी नहीं होगा, आज भी कुछ नहीं होगा, आगे भी कुछ नहीं होगा। तो हम उस ढंग से अगर चलते हैं तो हम हमेशा फिट रहेंगे। आप देखने में कितने भी सुंदर हों या सुंदर ना हो, लेकिन अगर आपके बीमारी आपके अंदर हैं तो वो सब कुछ बेकार है। जी तो मेन टारगेट है कि हमको फिट रहना है। फिट रहने के लिए आपको 3 चीज़ अपनाना है, योग, डाइट, और बीमारी हो तो आपके डॉक्टर की दवा। जी जी आचार्य जी, हम इस सवाल को जवाब को आगे लेंगे, लेकिन यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपके लिए कॉल आया है उड़ीसा से। जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल करें। शायद हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। गुरुजी, आप जैसे कि बता रहे थे कि लोगों का, बिल्कुल आपने सही कहा कि अक्सर ये मानसिकता रहती है कि मैं दुबला हो जाऊं। वो अपनी शारीरिक उस समय की परिस्थितियों पर इतना फोकस नहीं रहते हैं, वो मोटापे और दुबले होने पर वो ज़्यादा फोकस रहते हैं। अभी हमारे पास कुछ ऐसे लोग आए हैं, नाम जी। तो नहीं हम बताते, उसमें से अधिकांश लोगों की अधिकांश की किडनी चली गई है। जी जी और किडनी का सिर्फ प्रमुख कारण है कि किसी ने कहा कि सूर्य नमस्कार 100 बार करना चाहिए, किसी ने कहा 50 बार, किसी ने कहा 121 बार। वो फलानी फिल्म एक्टर कर रही है, खूब करते रहे, कब बीपी शूट अप होने लगा उनका, जी, उनको पता नहीं चला, कब उनका क्रेटिनाइन बढ़ गया, कब ब्लड यूरिया उनका बढ़ने लगा। जब दिक्कतें बढ़ी तब पता चला कि वो इतना ज़्यादा करने से जो बीपी लगातार शूट अप, और कम एज के हैं, जी ऐसा नहीं कि बहुत कम एज है, बहुत ही कम एज है। तो हमको क्या है कि एक तो ट्रेंड पर्सन से करना है, जी मेरी उम्र क्या है और मुझे कहाँ तक पहुँचना है और कितना मुझे करना चाहिए, जी, इस बात को डिसाइड करना है। और दूसरा है कि कई लोगों की ये भ्रांति रहती है कि हम योग अपना लिया या थोड़ा सा खाना हमने चेंज कर दिया तो जी। दवा सबसे पहले बंद कर देते हैं। जी बिल्कुल। तो हमको जो दवा का काम, मैंने 3 चीज़ बताई आपको। अगर आप फिट हैं तो योग और डाइट, बिल्कुल, और और अनफिट हैं जी। तो योग, डाइट और आपके डॉक्टर की मेडिसिन वो रेगुलर खाइए आप। जी बिल्कुल। और दर्शकों, यहाँ पर हमारे साथ जुड़ गए हैं नंद स्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी से। स्वागत है आपका, अपना प्रश्न करें। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा बाराबंकी में जानना चाहता हूँ कि शरीर को बढ़ाने के लिए जो पोषक तत्व हम लेते हैं उसमें जैसे लौह तत्व होते हैं, कैल्शियम होती है, विटामिन होती है, प्रोटीन होती है, वसा होता है, इसके अलावा मोटा अनाज, छोटा अनाज होता है। तो जो पेशे से किसान होते हैं, काफी मेहनत करते हैं, तो उनको ऐसी कौन सी
व्यायाम करना चाहिए। जो काम के वक्त तो मेरा पूरा हो गया, वो ढंग से व्यायाम छूट जाते जो हमें अनिवार्य है और जरूरी करना चाहिए। देखिए, आपकी उम्र कितनी है, आपको अभी क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो तो आपने बताया नहीं है। अगर आपको कोई भी बीमारी नहीं है और आप फिट हैं तो आप सूर्य नमस्कार के 2 से 3 राउंड आराम से कर सकते हैं। उससे आपको फिटनेस आपकी बनी रहेगी। और मान के चलिए आप हाई बीपी के पेशेंट हैं, हार्ट पेशेंट हैं, बैक पेशेंट हैं, तो फिर आपको सूर्य नमस्कार नहीं करना है। फिर उसके स्थान पर जो दूसरे आसन होते हैं, पवन मुक्तासन के आसन होते हैं, सरल वाले आसन होते हैं, उससे करके आप अपनी फिटनेस को बना सकते हैं। जी बिल्कुल, यानी व्यायाम, जो भी व्यायाम आप करने जा रहे हैं, आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आप किस उम्र के दायरे में आते हैं और उसके साथ ही आपकी जो शारीरिक स्थिति है वो क्या है। कोई बीमारी से तो आप ग्रस्त नहीं है। और इसी के साथ फिर से हमारे साथ उड़ीसा से हमारे कॉलर जुड़ गए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना प्रश्न रखें। जी आनंद कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में पुनः आपका, अपना प्रश्न रखें। मेरा प्रश्न यही है जी, हम घर में जो बीमारी होता है ना, हमको जो तो कुछ घरेलू नुस्खा थोड़ा बताइए, जैसे तो हमको राहत पहुंचेगा। जी, मतलब ऐसा हम क्या खान पान रखें जिससे हम ज़्यादा स्वस्थ रह सकें और बीमारियों से कम ग्रस्त हो, बीमारियां हमसे दूर रहें। इसका जो सवाल था एक्चुअली वो क्लियर नहीं है कि आप किस विषय में पूछना चाह रहे हैं, पर अगर आपको स्वस्थ रहना है तो सबसे उसका उत्तम इलाज, जैसे कि सर ने बताया, मेरी भी बात है कि बैलेंस डाइट आपको लेना है। ऐसी डाइट जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व हो और साथ में आपको अपना योगा या एक्सरसाइज जो भी आप करते हैं वो कंटिन्यू करना पड़ेगा, तो ही आपका शरीर जो है वो स्वस्थ रहेगा और आपको कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। डाइट यानी आपका आहार, आपकी उम्र, आपका कार्य, आप किस प्रकार का कार्य करते हैं उस पर निर्भर करता है, और आपको दिन भर में कितनी कैलोरीज की और कितने न्यूट्रिशन की ज़रूरत है उस पर निर्भर करता है। उसी प्रकार जैसे सर ने बताया कि एक्सरसाइज भी आपको या योगा यदि आप कर रहे हैं वो भी आपकी उम्र, आपके कार्य और यदि आपको कोई प्रकार की बीमारी है उस पर निर्भर करता है कैसा लेना चाहिए, तो ही हम हमारे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। जी बिल्कुल। और दर्शकों देखिए, जो स्वस्थ रहने की जब बात आती है तो सबसे पहले आपको संतुलन बिठाना होता है। अब वो संतुलन आपको अपने आहार में, अपने खान पान में भी लेकर आना होता है, साथ ही साथ अपने जीवन में भी लेकर आना होता है, और शारीरिक रूप, जो शारीरिक स्तर की हम बात करते हैं वहाँ पर भी आपको लेकर आना होता है। यानी कि जब हम हर चीज़ में अपने आप को संतुलित कर लेंगे तो हम अपने आप एक अच्छे जीवन, एक स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ चलेंगे। बिल्कुल। तो मैम, जैसे कि हम आपसे बात कर रहे थे, आप मील्स के बारे में बता रही थी जी। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले, जो आज के हर दूसरे से तीसरे व्यक्ति की जो समस्या है बीपी जी, तो जो बीपी से ग्रस्त लोग हैं उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए, उन्हें किन किन चीज़ों का आहार, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अपने आहार में, मैं चाहूँगी आप ये हमारे दर्शकों को बेशक बिल्कुल बताएं। सबसे पहले बहुत ही अच्छा आपका प्रश्न है, क्योंकि आजकल जैसा कि सर ने बताया कि हम लोग क्या करते हैं, आजकल हमारे पास में सोशल मीडिया है, कई सारे वीडियोस हैं जो कि सोशल मीडिया पे चल रहे होते हैं, उनको हम फॉलो करते हैं और उनको देखकर हम अपने आप पर वो चीज़ लागू करने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। किसी भी प्रकार का आहार या किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज या योगा यदि आप करें तो पहले आप अपने एक्सपर्ट से सलाह लें, और एक्सपर्ट भी आपके क्वालिफाइड एक्सपर्ट होना चाहिए, जैसे कि सर का भी वही मानना है। बात आती है बीपी के पेशेंट की, तो सबसे पहले ये देखना होगा कि आप बीपी की दवाइयाँ ले रहे हैं कि नहीं। इसमें बात आती है आहार की, आहार आपका कैसा होना चाहिए। हर एक आहार कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आहार आपका बैलेंस डाइट है, बस इसमें थोड़े मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है बीपी के अनुसार। यदि आपको बीपी की परेशानी है, ब्लड प्रेशर आपका हाई रहता है, तो आपको ध्यान रखना है, आपको नमक की वहाँ पर संतुलित मात्रा लेनी होगी। बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में नमक का इस्तेमाल आप अपने खाने में ना करें। उसको आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ऊपर से आप अपने आहार में नमक ना डालें। जैसे सब्जी में कम होता है या सलाद में हम लोग अलग से नमक डाल लेते हैं, उसका आप इस्तेमाल ना करें। अपने भोजन में किसी भी प्रकार के ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड आइटम जिसको हम कहते हैं, जैसे समोसा है, कचौरी है, पूड़ी है, पराठे हैं, इनका इस्तेमाल आप कम मात्रा में करें, और ना ही करेंगे तो बेहतर होगा। और इसके अलावा डाइट आपका बैलेंस होना चाहिए।
सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना समय अनुसार लीजिए और बीच में 2 हल्के फुल्के नाश्ते आप लीजिए। और वो हल्के फुल्के नाश्ते में भी आपको बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। लाइट फूड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मुरमुरे हैं, मखाने हैं, चने हैं, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ध्यान रखें, नमक की मात्रा आपको कंट्रोल करनी है, बंद नहीं करनी है। बंद करने का या कम करने की भी मात्रा आप अपने डॉक्टर से या जो भी आपकी डाइटिशियन है उनसे आप एडवाइस ज़रूर लें और उसके बाद ही अपने आहार को आप फॉलो करें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी दर्शकों, क्योंकि कई बार हमें बीपी होता है और हम सोचते हैं कि सामने वाले की भी को भी बीपी है, तो क्यों ना जो ये डाइट फॉलो करें या जो दवाइयाँ ले रहे हैं हम भी वो ले लें, लेकिन ये बहुत गलत होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं गुरुजी आपसे जानना चाहूँगी कि जो बीपी के पेशेंट हैं वो उन्हें किन किन व्यायाम करके बीपी में राहत मिल सकती है? देखिए, एक तो उनको सबसे पहले एक अनुलोम विलोम प्राणायाम होता है जो टीवी पे काफ़ी फेमस है, उसको 5 मिनट करना चाहिए। वो आप रेगुलर करेंगे तो वो बीपी के अलावा आपको हार्ट प्रॉब्लम में भी फ़ायदा करेगा, साइनस में भी फ़ायदा करेगा, माइग्रेन में भी फ़ायदा करेगा, और जो अभी कोरोना जैसी बीमारी निकल के गई उसमें भी उसने बहुत बड़ी हेल्प करी है जी। इसके अलावा एक त्रिभुज आसन होता है, दोनों हाथ ऊपर ले जाके क्लैपिंग करते हैं, वो कम से कम 50 बार वो करें। शशांक आसन करें, इतना कम से कम उनको करना पड़ेगा। साथ में ही शवासन या योग निद्रा होती है, उसका अभ्यास करने से आपकी बॉडी और माइंड रिलैक्स होता है। इतना आप करेंगे और खाने पर नियंत्रण रखेंगे। और जो ध्यान रखिए कि आप सोचें कि हमने योग अपना लिया है, खाने को अपना लिया है, तो हम बीपी की मेडिसिन बंद कर देंगे, तो फिर तो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि उसके लिए आपको अपने डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। उनसे लगातार आपको देखना पड़ेगा कि बीपी इन योग और डाइट को अपनाने से कितना नीचे हो रहा है। तो हो सकता है कि मेडिसिन कम हो जाए, लेकिन वो बंद नहीं होगी मेडिसिन, और एक अच्छी लाइफ को आप जी पाएंगे। और बीपी के बाद जो अगली प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम या दूसरी प्रॉब्लम्स आती है, किडनी की भी आ जाती है, उनसे आप बच जाएंगे। जी, यानी कि आपको परामर्श बिल्कुल लेना है। आप सोचें कि हमने अपना आहार संतुलित कर लिया है या फिर हमने व्यायाम अपना लिया है तो अब हमें दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। ऐसा सोचने और करने के पहले आप एक बार अपने डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करें, उनसे एक बार परामर्श ज़रूर लें, अपने मन से बिल्कुल भी कोई कार्य ना करें। सर, यहाँ पर मैं, जैसे कि हमने बीपी के लिए बात करी, अगर हम देखें तो डायबिटीज़ भी एक बहुत बड़ी समस्या है हम सभी के जीवन में। हर, यहाँ तक कि बड़े बुजुर्ग ही नहीं, आजकल जो यंगस्टर जो लोग हैं, जो युवा पीढ़ी है, इनमें भी हमें देखने मिल रही है। तो सर, आप क्या सजेस्ट करेंगे युवा पीढ़ी के लिए या फिर उस वर्ग के लिए जो 50 के ऊपर है, कि वो किस तरह का व्यायाम, कुछ खास तरह की योगा या कोई खास तरह का आसन करके क्या वो डायबिटीज़ पे कंट्रोल पा सकते हैं? देखिए, डायबिटीज़ में एक आपने देखा होगा कि लगातार सोशल मीडिया पे चलता रहता है कि एक गोली खाइए डायबिटीज़ पूरी ख़त्म, ये खाइए तो वो ख़त्म। वो तो ख़त्म नहीं होती और खाने वाला अलबत्त चला जाता है जी। तो डायबिटीज़ को आप योग और डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी मेडिसिन चल रही है, फिर से बोल रहा हूँ, वो मेडिसिन आपको लगातार चलेगी। जी। अब डायबिटीज़ के कारण बहुत सारे हैं। आजकल क्या है कि हमने सब खान पान डिस्टर्ब कर दिया है, समय पे खाते नहीं हैं, समय पे सोते नहीं हैं। आजकल के बच्चे 12, 1, 2, 3 बजे तक जो जगते हैं, तो वो पूरा साइकिलिंग डिस्टर्ब हो गई है। तो बॉडी में एसिड का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उनको फिट रहने के लिए खासकर कुछ योगिक क्रिया जैसे कपालभाति उनको जरूर करना चाहिए। साथ में ही उनको एक पैरों के सर्किल्स होते हैं, ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, वो करना चाहिए। साथ में साइकिलिंग उनको करना चाहिए। खाने का समय पर उनको ध्यान रखना चाहिए। और आपने जो 50 साल की बात बताई, 40 साल के बाद हमारा इंसुलिन लेवल कम बनता है, तो अधिकांश हम डायबिटीज की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो आप समय पे पूरी नींद लीजिए, कम से कम 7 घंटे की नींद लेना है। समय पे एक्सरसाइज करिए, समय पे आप खाना खाइए, और अगर कोई मेडिसिन चल रही है तो वो उसको चलने दीजिए। तो आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं उनकी लाइफ नॉर्मल से अच्छी निकलती है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये चीज़ नुकसान करती है। और एक नॉर्मल व्यक्ति खा लेता है तो उसको नुकसान तो कर ही रही है, लेकिन नॉर्मल व्यक्ति को नुकसान बाद में पता चलता है, और डायबिटीज़ वाले को अभी पता चलता है। और उसने अभी से कंट्रोल कर लिया कि ये चीज़ नहीं खाना, ये समय पे मैं एक्सरसाइज करना है, ये मेरा रूटीन है, तो उसकी लाइफ नॉर्मल से अच्छी निकलती है, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि डायबिटीज़ के बाद आगे बीपी भी आ जाता है, फिर हार्ट प्रॉब्लम भी आ जाती है, आँखों की प्रॉब्लम भी आ जाती है, किडनी भी आ जाती है, बहुत सी दिक्कतें आती है। ऐसा माना जाता है कि डायबिटीज़ आ गई तो समझ लो सारी बीमारी अपने आप आ जाएंगी,
क्योंकि वो व्यक्ति कुछ समय कंट्रोल करता है, उसके बाद वो कंट्रोल करना बंद कर देता है, जी वो सबको बुद्धू समझता है। लेकिन अगर उसने अपना लिया कि मुझको ये बीमारी है, अब इसको मेरी लाइफस्टाइल में शामिल करके कंट्रोल करना है, तो बहुत आराम से आप शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं और अच्छी लाइफ को जी सकते हैं आप। जी बिल्कुल। गुरुजी, मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि क्योंकि देखिए अब तो डायबिटीज़ के लिए कोई उम्र रह नहीं गई है, किसी भी उम्र के बच्चे को देख लें, बड़ों में भी देखें, बुजुर्ग में देखें, सब में डायबिटीज़ आज के समय में देखने मिल रही है। तो क्या कुछ एक्सरसाइज जो हम बच्चों को भी करवा सकते हैं? देखिए, बच्चों के लिए सबसे बेस्ट है सूर्य नमस्कार कराइए। उसके 5 राउंड अगर वो बच्चे कर लेते हैं तो सूर्य नमस्कार एक संपूर्ण यौगिक क्रिया है। जी उसको आपको करने से आगे आपको कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आजकल हमारे बच्चे कुछ भी करना नहीं चाहते, लगातार या तो लैपटॉप पे बैठे हैं या कंप्यूटर पे बैठे हैं, वहीं बैठ के सामने खा भी रहे हैं वो, तो वेट ऑटोमेटिक पुट ऑन हो रहा है, फिजिकल कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जी और कोरोना के बाद वो अकेले जो रहने की आदत पड़ गई है, संवाद करने की बातचीत ख़त्म हो गई है, दोस्तों को मिलने की बातचीत ख़त्म हो गई है, वो सोचते हमें इनसे क्या मतलब, तो ये बीमारी और बढ़ रही है। हमको घर से बाहर निकलना भी है, एक्सरसाइज भी करना है, और खाना जो बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं बच्चे, उसको अवॉइड करिए। कोशिश करिए कि रात को अगर 9 बज गया है उसके बाद हमको खाना नहीं खाना, चाहे कुछ भी हो जाए, तो भी हम काफ़ी कुछ बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अधिकांश को हमने देखा है 12 बजे खाते हैं, 1 बजे खाते हैं, 2 बजे खाते हैं, 3 बजे खाते हैं, 4-5 बजे सोने जाते हैं, ऐसे कई लोग हैं। तो बीमारी तो आपने सिस्टम को चेंज कर दिया ना पूरा, तो वो आपको आनी है। फिजिकल कुछ नहीं कितना करना। और फिर युवाओं में ये रहता है कि साहब हमको तो एक्सरसाइज करने का क्या फ़ायदा, हम तो फिट हैं, हम तो फिट हैं। लेकिन आप अभी समय देंगे तो आगे फिट रहेंगे। जी और जिस हिसाब से डायबिटीज़ बढ़ती जा रही है, तो ये 2030 तक दुनिया की राजधानी हो जाएगी डायबिटीज़ में, भारत। उससे हमको बचाना है, तो हमको ये सब चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा, तो हम बच जाएंगे। जी बिल्कुल। मतलब सीधी बात या आपके उत्तर से मुझे जो समझ में आई वो ये है कि यहाँ पर भी बात संयम की निकल कर आ रही है, संतुलन की निकल कर आ रही है। डायबिटीज़ के लिए क्या आहार लेना चाहिए, ये बिल्कुल हम विनीता मैम से जानेंगे। मैम, जैसे कि सर ने समय की बात निकाली थी, तो क्या बहुत ये सही समय पे आहार लेना या फिर समय समय पर एक निर्धारित समय पे अपनी मील्स लेना, ये कितना ज़रूरी है? जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी बात करी थी, और डायबिटिक पेशेंट की यदि आप बात कर रहे थे, तो जैसे कि सर ने बताया कि डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं जिनको डायबिटीज़ है, उनके लिए आदर्श और संतुलित जीवन जीना बहुत ज़रूरी है। समय अनुसार सारी चीज़ें करना ज़रूरी है, क्योंकि जिस प्रकार उनकी शुगर। आपका ये जो हमारा प्रश्न है डायबिटीज़ में समय को लेके कि समय पर भोजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये हम बिल्कुल जारी रखेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि आज इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है। डे है जिसे हम हिंदी में कहते हैं मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। जी हाँ, जिसे हम विश्व स्तर पर मनाते हैं। दर्शकों, 12 अप्रैल सन 1961 को पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान एक सोवियत नागरिक जिनका नाम यूरी गैंगरिन था, उनके द्वारा की गई थी। अंतरिक्ष में जाने वाले यह पहले व्यक्ति बने थे। इस ऐतिहासिक घटना ने हम सभी मानव जाति के लाभ के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण का रास्ता खोल दिया था। और जी हाँ, इस साल हम 51वीं वर्षगांठ मना रहे हैं इस दिवस की। और इस अवसर पे हमारे साथ रीजनल साइंस सेंटर भोपाल के सीनियर साइंटिस्ट जिनका नाम है साकेत सिंह कौरव जी, हमारे साथ फ़ोन के माध्यम से जुड़ रहे हैं, जो इस दिवस का महत्व हमें बताएंगे। गौरव जी, साकेत सिंह कौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। क्या कहना चाहेंगे आप आज के इस इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के उपलक्ष्य में? नमस्कार, और दूरदर्शन के सभी दर्शकों को हमारे रीजनल साइंस सेंटर भोपाल की तरफ से बहुत हार्दिक स्वागत है, हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे बड़ी खुशी है कि दूरदर्शन हमारा मध्य प्रदेश का जो चैनल है, ये हमेशा विज्ञान की पहलुओं को पब्लिक के लेके बीच में पहुंचता है। और आज खास दिन है, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, 12 अप्रैल 1961 पहली बार किसी इंसान ने अपनी पृथ्वी से बाहर अपनी पृथ्वी की निम्न कक्षा में पहुंचा और फिर चक्कर लगा के उसको नीचे लाया गया। अब ये 2 खास बातें हैं। 12 अप्रैल 1961 यूरी गैगरिन, पहले अंतरिक्ष यात्री जो हमारी पृथ्वी की बाहर जाके उसकी निम्न कक्षा में चक्कर लगाते हैं, और उसके बाद से अंतरिक्ष में इंसान के पदार्पण की ऐतिहासिक शुरुआत हो जाती है। और आज आप और हम 2023 में
आज 2030 में हम जिस तरीके से इन बातों को लेकर डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारे लिए प्रेरणा तब है कि हम विज्ञान की दुनिया में कैसे आगे जा रहे हैं। अंतरिक्ष वो चीज है जो हमें ये बात याद दिलाता है कि हम कठिन परिश्रम के साथ विषम परिस्थितियों में इंसान की यात्रा बाहर ले जाके हमारी पृथ्वी की और सुखद भविष्य के लिए हम काम कर सकते हैं। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस डेट को एक खास दिन के नाम से संबोधित कर पूरी दुनिया में अंतरिक्ष की इस उपलब्धियों को मनाने के लिए और इसका पीसफुल यूज के लिए इसको डिक्लेयर किया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद साकेत सिंह कौरव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस दिन के उपलक्ष्य पर हमें जानकारी देने के लिए। तो और हम कार्यक्रम में विनीता मैम से जान रहे थे कि समय पर खाना खाना कितना ज़रूरी है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि डायबिटिक पेशेंट की यदि हम बात करें कि खाना खाना क्यों ज़रूरी है, मैं बता रही थी कि जिस प्रकार उन लोगों की शुगर बढ़ती है वैसे ही धीरे धीरे उनकी शुगर डाउन भी जाने लगती है और इसको हम इस स्टेट को हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। तो अगर डायबिटिक पेशेंट समय अनुसार समय पर खाना नहीं खाएंगे, जिस प्रकार उनकी शुगर बढ़ी है उनकी शुगर डाउन भी जा सकती है और हाइपोग्लाइसीमिया से वो ग्रसित हो सकते हैं और वो स्टेज बहुत ज़्यादा उनके लिए डेंजरस होती है। तो अब समय पर खाना क्यों ज़रूरी है, सही मात्रा में सही खाना क्यों ज़रूरी है। डायबिटिक पेशेंट का शुगर बूस्ट एकदम से ना बढ़े, स्पाइक्स उनके ना बढ़े, इसीलिए उनको बैलेंस डाइट लेना चाहिए। ऐसी डाइट लेना चाहिए जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो। मीठे व्यंजन यदि वो ले रहे हैं अपने डाइट में उसको आप पूरी तरीके से बंद करेंगे। कोई भी प्रकार के जो जूसेस होते हैं उनका इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। फलों में भी ऐसे फल का इस्तेमाल करेंगे जिनमें शक्कर की मात्रा, शुगर की मात्रा कम होती है, जैसे कि पपीता, और पपीते का इस्तेमाल वो कर सकते हैं, संतरे का इस्तेमाल वो कर सकते हैं। पर बहुत ज़्यादा मीठे फल जैसे कि आपका आम होता है, केला होता है, चीकू होता है, अंगूर होता है, इनका इस्तेमाल वो अपने खाने में ना करें। उनका जो खाने की यदि हम बात करें तो जो आटा यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो मल्टीग्रेन आटा होना चाहिए। मल्टीग्रेन आटा यानी कि 3 से 4 प्रकार के आटे मिक्स करके, जिसमें आप गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आटा थोड़ा सा मोटा पिसा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बारीक आटा नहीं होना चाहिए। मोटा रहेगा तो उसमें फाइबर्स की मात्रा अच्छी रहेगी और फाइबर जो है वो खाना पचाने में फ़ायदा करते हैं। हरी सब्जियां, सीजनल फ्रूट, सीजनल वेजिटेबल का ही इस्तेमाल करें। इस सीज़न की सब्जियां दूसरे सीज़न में मिल रही हैं, उनका इस्तेमाल आप ना करें। सीज़न की सब्जियां ही आपके लिए फ़ायदा करेंगी, इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें। डाइट हमेशा टुकड़ों में लें, बैलेंस डाइट लें। हर 2 से 3 घंटे में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाते रहें, एक बार खाकर लंबा गैप ना करें ताकि शुगर आपकी बैलेंस रहे। बिल्कुल। अब मैम यहाँ पर ये तो बात हुई डायबिटिक पेशेंट्स की। अगर हम बात करें एक सामान्य व्यक्ति की और या फिर बच्चों की, तो समय पे खाना खाना सभी के लिए ज़रूरी होता है। मैम अंकुरित आहार को लेकर आप यहाँ पे क्या कहेंगे? अंकुरित आहार हम सभी उम्र के लोगों को लेना चाहिए और क्या महत्व है, कितना महत्वपूर्ण है ये हमारे नॉर्मल डाइट में हमें रखना चाहिए? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका कि अंकुरित आहार, अंकुरित हम जनरली मूंग है, चना है, मोठ है और जितने भी हमारे संपूर्ण अनाज होते हैं जैसे कि राजमा है, छोला है, इनका हम जनरली अंकुरित में इस्तेमाल करते हैं। अंकुरित अनाज प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं जिनको लिया जा सकता है, पर ध्यान रखें अंकुरित अनाज को लेने से पहले उसको थोड़ा सा बॉईल करके या शैलो फ्राई करके ही लें। डायरेक्ट कच्चा ना खाएं, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक ट्रबल आपको करेगा, गैसेस आपको बनाएगा, जो कि आपके लिए सही नहीं है। तो अंकुरित अनाज ज़रूर लें, बहुत अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो आप अंकुरित अनाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैम जैसे कि आपने एक बात कही, अंकुरित आहार अगर हम उसे उबालते नहीं हैं या फिर उसे भिगोते नहीं हैं, सीधा लेने पर हमें गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। मैम ये गैस की जो समस्या है बहुत ही आम है और ख़ास तौर से जब हम सुबह उठते हैं तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि उन्हें वो शायद क्योंकि खाली पेट होते हैं, उठते ही साथ काफ़ी सारे गैस फॉर्मेशंस होने के कारण बड़ी तकलीफ होती है। तो क्या ऐसी चीज़ है जो हम नॉर्मल रूटीन में लाके या फिर कुछ नॉर्मल उस वक्त जब हम खाली पेट होते हैं और जो बहुत ही आसानी से हमें अवेलेबल हो जाए हमारे किचन में, क्या वो चीज़ है जिसको हम गैस की समस्या के समाधान के रूप में ले सकते हैं? देखिए, जनरली गैस का सबसे पहले हमें कारण जानना होगा कि गैस हमें बन क्यों रही है, क्योंकि गैस बनने के कई कारण होते हैं। या तो हमारी दिनचर्या ही ऐसी है जिसके कारण गैस बन रही है, या किसी प्रकार की बीमारी हमको है, पेट में हमारी कोई दिक्कत है जिसके कारण गैस बन रही है, या कोई दवाइयाँ हम ऐसी ले रहे हैं जो हमारे शरीर में गैस बना रही हैं।
तो ये कारण हमें पहले जानना होगा, और उस कारण का निवारण हमें करना होगा, और उसके बाद हमें आहार के बारे में सोचना होगा। सबसे पहले जो नींद, सर ने कहा था कि हमारे लिए नींद लेना बहुत ज़रूरी है। जब तक नींद आप प्रॉपर तरीके से नहीं लेंगे, शरीर को रिलैक्स नहीं करेंगे, तो ये गैस की समस्या अक्सर बन सकती है। तो जैसा कि सर ने बोला कि 7 घंटे हमारे लिए नींद लेना बहुत ज़रूरी है, और वो साउंड स्लीप होना चाहिए, दिमाग जागता रहे और आप लेटे रहें, वैसी नींद नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है स्क्रीन को आप अवॉइड करें। रात में जब आप बेड पर लेट रहे हैं तो अपनी स्क्रीन को जितना आप दूर रखेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा करेगा। जब आप सुबह उठें तो आप हमेशा ध्यान रखें कि उठने के 1.5 से 2 घंटे के अंदर आपका नाश्ता हो जाना चाहिए। जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम उठते हैं और नाश्ते को हम स्किप कर देते हैं और सीधे हम खाने पर आ जाते हैं, और खाना जैसे ही हम खाने में लंबा गैप करते हैं हमारे शरीर में गैस फॉर्मेशन होने लग जाता है। ध्यान रखें, आपका जो नाश्ता है वो राजा की तरह होना चाहिए, जो आपका लंच है वो रानी की तरह होना चाहिए, और जो आपका डिनर है वो बैगर की तरह होना चाहिए। जी, इस बिल्कुल। प्रकार का रूटीन यदि आप फॉलो करेंगे, हम इसका उल्टा करते हैं। हम रात का खाना भरपूर भरपेट। राजा की तरह खाते हैं, सुबह का नाश्ता तो हम स्किप ही कर देते हैं, और दिन का खाना जो है वो हम टूटे फूटे तरीके से खाते हैं, जिससे हमको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, और यही कारण है हमारे गैसेस बनने का, एसिडिटी होने का। जी, ध्यान ये भी रखना है कि एसिडिटी या गैस करने वाले भोजन को आप खाने से अवॉइड करें। ऐसी चीज़ें जो कि आपको गैस्ट्रिक ट्रबल कर रही हैं, उनको आपको पहले तो जानना होगा कि कौन सी चीज़ें आपको गैस्ट्रिक ट्रबल कर रही हैं, और उनको आपको अपने खाने से अवॉइड करना पड़ेगा। जी। गुरुजी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है, जो कि बहुत ही आम है, और ये समस्या भी आपको हर वर्ग में, हर उम्र की वर्ग में देखने को मिलेगी, तो क्या कहेंगे आप एसिडिटी की समस्या को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो हमारे लाइफ के अंदर योग को प्लस करना होगा। जी, और अधिकांश लोगों का ये बहाना रहता है कि हमारे पास सुबह समय नहीं है, किसी को कहते हैं कि शाम को समय नहीं है, और कुछ कहते हैं कि हमको तो अच्छा नहीं लगता है, या बहाने बनाते रहते हैं। जी, अगर आप नियमित रूप से योग हफ्ते में 5 दिन कर रहे हैं, चाहे सुबह कर रहे हैं, चाहे दोपहर, चाहे शाम, चाहे रात को कर रहे हैं, तो एसिडिटी की प्रॉब्लम लगभग सॉल्व हो जाती है। जी, क्योंकि जो एसिड छूट रहा है, और जो आपने खाना गड़बड़ खाया है, आगे पीछे खाया है, तो उसको पचाने के लिए जो एसिड का काम होता है, एक्सरसाइज से, योग से, वो काफ़ी कुछ बैलेंस कर देता है। खाना खाने के बाद अगर आप वज्रासन में बैठ जाते हैं पैर मोड़ने के बाद, तो अगर हैवी खाना भी खा रहे हैं, लेट नाइट भी खाना खा रहे हैं, तो आप खाने को डाइजेस्ट आराम से कर सकते हैं। जी, दूसरा है कि हम एक्सरसाइज के बाद या खाना खाने के बाद अधिकांश खाने के बाद हम सो जाते हैं। जी, हमें सोना नहीं, कम से कम आधे घंटे बाद अगर आपने 10 मिनट भी वॉक आपने कर ली, जी, तो आप ये गैसेस की प्रॉब्लम से काफ़ी कुछ आप बच जाएंगे। जी, लेकिन आपको अपने एक नियम में शामिल करना पड़ेगा। हम एक्सरसाइज तब फॉलो करते हैं जब बीमार होते हैं, डाइट जब हम फॉलो करते हैं जब हम बीमार होते हैं, जब हम तबीयत ख़राब होती है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर हम रूटीन में आपको चेकअप बीच बीच में कराते रहें कि एक चेकअप आपने करा लिया, तो आपको पता चलेगा कि आपकी रिपोर्ट कम ज़्यादा हो रही, तो भैया हम योग की शरण में भी चले गए, डाइट की शरण में भी चले गए, और डॉक्टर की शरण में चले गए। तीनों मिला के आपने 30% में मान के चला, तो 90% आपकी लाइफ अच्छी सुधर गई। जी, हम वो बिल्कुल नहीं करते हैं। आप किसी से भी पूछ लीजिए, बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास जाता है। वो स्वस्थ चलता फिरते व्यक्ति ऐसे नहीं जाएगा, चलो आज डॉक्टर साहब हम आपसे मिल लें, कुछ चाय पी लेते हैं। हमारे पास योग में भी बीमार होने के बाद आते हैं कि साहब अब तो इतनी प्रॉब्लम हो गई है, मिलने कोई नहीं आता। आप पहले मिलने आ जाओ कि साहब मेरे को फिट रहना है। कुछ लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि हमें फिट रहना, वो परसेंटेज भी आजकल बढ़ रहा है, लेकिन वो परसेंटेज काफ़ी कम है कि जो फिट हैं और फिट रहना चाहते जी। हैं। और तो वो हमको उसी तरीके से चलना है कि भाई मैं फिट हूँ, आगे फिट रहना है, तो भैया 1 घंटा मैंने अपने शरीर को दे दिया है, हफ्ते में 5 दिन, 4 दिन दे दिया, तो मैं टोटल फिट बना रहूँगा। जी, तो ऐसा हम अगर नियम बना के रखते हैं, तो ये एसिडिटी हो, चाहे अल्सर हो, हेडेक हो, गैसेस प्रॉब्लम हो, कॉन्स्टिपेशन हो, पेट की जो भी प्रॉब्लम हो, आराम से सॉल्व कर सकते हैं आप। जी, बहुत छोटी सी चीज़ है, उसको हम काफ़ी बड़ा कर लेते हैं। जी। गुरुजी, मॉर्निंग वॉक की अगर हम बात करें तो मॉर्निंग वॉक कितनी ज़रूरी है? और कई बार ऐसा भी लोग करते हैं कि उनके पास समय नहीं है, क्योंकि दिनचर्या उनकी बहुत ही हैक्टिक है। जो उनका दिन शुरू होता है वो बहुत जल्दी शुरू हो जाता है, और जो दिन ख़त्म होता है तो बहुत देर हो चुकी होती है, उनके पास व्यायाम का समय नहीं होता। तो वो ऐसे में सोचते हैं कि मॉर्निंग वॉक करके ही हम यहाँ पर व्यायाम से बच जाएं, तो क्या ये देखिए, सही अगर है? जो व्यक्ति ये बोलता है जी, कि मेरे पास समय नहीं है, जी, उस व्यक्ति का मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब है।
जी आप कोई कितना बड़ा बिजनेस कर रहे हो, कितनी बड़ी भी नौकरी आप कर रहे हैं, आपका जो शरीर है जिसकी कीमत अनमोल है, उसके लिए आपके पास 1 घंटे का समय नहीं है। आप जब घूमने जाते हैं, आप किसी भी पार्क में देख लीजिए, आपको ढेरों लोग घूमते देखेंगे और सब बातें करते घूमते रहते हैं, जी और बाद में जब TMT वगैरह टेस्ट होते हैं सब फेल हो जाते हैं। क्योंकि अगर घूमने की फिर है आपको, तो घूमने से सिर्फ 200 मसल्स काम करती है, योग करते हैं लगभग 800 मसल्स काम करती हैं। तो 200 मसल्स फ़ायदेमंद है कि 800 मसल्स फ़ायदेमंद है? आप थोड़ा सा योग कर लीजिए, थोड़ा सा वॉक कर लीजिए। वॉक करने की एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत होता है कि आपको बातचीत नहीं करना है, तब आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, और लंग्स की कैपेसिटी बनेगी तो आप फिट रहेंगे। और वो जब जितने भी घूमने जाएंगे वो 2-4 दोस्त को लेके जाएंगे, बगैर बातचीत के काम चलते नहीं हैं, ये तो कान में लगा लेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करते रहेंगे, तो वॉक करना ना करना उनके लिए सब बराबर हो जाता है। जी या तो नियम करें कि भाई घूमने जाना है तो बातचीत किसी से नहीं करना, आधे घंटे में घूमूंगा, बातचीत नहीं करूँगा, 10 मिनट में बातचीत कर लूँगा। अगर ऐसा कर सकते हैं तो फिर भी थोड़ा बहुत सुधार है। लेकिन योग को लाइफ में अपना लें। जैसे हम खाना खाते हैं, ऐसे जीवन में जैसे खाने में नमक होता है, ऐसे ही जीवन में योग को आप प्लस कर लीजिए, जी तो आपके पास टाइम ही टाइम रहेगा। जी। ये तो अभी आप टाइम अभी नहीं देंगे तो आगे बीमारी के लिए टाइम देंगे, कहीं ना कहीं टाइम तो देना जी, पड़ेगा, बिल्कुल। फिर गाड़ी कहीं रिटर्न ना होती कहीं नहीं। आप समय निकालेंगे ही जीवन से। अब ये आपके ऊपर है कि आप वो समय अच्छा निकालना चाहते हैं या फिर बीमार होकर निकालना चाहते हैं। और यहाँ पर जो मॉर्निंग वॉक की बात निकालने का मकसद था वो यह था दर्शकों कि मैं आपको बताना चाह रही थी कि सिर्फ मॉर्निंग वॉक, जो जैसे कि गुरुजी ने बताया कि मॉर्निंग वॉक हम जा रहे हैं और हम गाने सुन रहे हैं या फिर हम बातचीत कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। तो मकसद यही था कि ये मैं आप तक ये बात पहुंचा सकूं कि जब आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं तो शांत और चित्त मन के साथ करें, आप अपने आप में होकर मॉर्निंग वॉक करें, तो तभी आपको उसके सही फायदे मिलेंगे। और देखिए अभी भी आप लेट नहीं हुए हैं, जी जो समय निकल चुका है वो तो जा चुका है, आने वाला समय बहुत बहुमूल्य है, तो हमको और देर नहीं करना है। जी आज से हमारी जी। फिटनेस पर हमको ध्यान देना है कि हमको ये चीज़ को अपनाना है जी और अच्छी लाइफ को जीना जी है हमको। बिल्कुल। जो निकल चुका है उसके बारे में मत सोचिए, जो आने वाला है उसके बारे में सोचिए और सचेत रहिए। गुरुजी ने एक बात और कही थी कि जब हम बीमार हो, जब हम मतलब हमें कोई इसलिए नहीं व्यायाम करता है कि हमें स्वस्थ रहना है। जब हम बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं तो व्यायाम हम इसलिए करना चाह रहे होते हैं कि हम उन बीमारियों से छुटकारा पा लें। ऐसी ही बात जब खाने पीने की बात आती है, आहार की बात आती है, तब भी ये चीज़ यहाँ पर मैम अप्लाई होती है कि जैसे हम बीमार होते हैं, ये थोड़ा सा अलग तरीके से यहाँ आती है कि जब हम बीमार होते हैं तो सबसे पहले जो छूटता है वो हमारा होता है खान पान, ये हम पीछे रख देते हैं। और क्योंकि उस समय शायद मुंह का स्वाद अच्छा नहीं होता तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। तो ये कितना सही है कि जब हम बीमार हो रहे हैं तो उस टाइम हम खाने पीने को एक तरफ रख दें। नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि जब हम बीमार होते हैं उस वक्त कई लोगों का ऐसा होता है कि यदि बुखार आया है तो वो खाना बंद कर देते हैं, या किसी प्रकार की बीमारी हुई है तो वो खाना बंद कर देते। खाना बंद करना ये सही बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये ध्यान रखना, यदि फीवर आया है तो फीवर के दौरान हमारा मेटाबॉलिक रेट जो है वो बहुत हाई होता है। जब मेटाबॉलिक रेट हमारा हाई होता है तो उस दौरान हमें ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है, और ज़्यादा कैलोरीज हमको तब मिलेगी जब हम कुछ खाना खाएंगे। यदि हम खाना नहीं खाएंगे तो हम ज़्यादा कमज़ोर पड़ेंगे, और ज़्यादा यदि हम कमज़ोर पड़ेंगे तो जो दवाइयाँ हम ले रहे हैं वो भी हमारे शरीर में काम नहीं करेंगी। कई लोगों को ये समस्या आती है कि जैसे ही वो दवाइयाँ लेते हैं या एंटीबायोटिक लेते हैं तो उनके मुँह का स्वाद चला जाता है और वो खाना बंद कर देते हैं। खाना बंद नहीं करना चाहिए। उस समय के लिए हमें खाने में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, जिसको हम कहते हैं थेरेपेटिक डाइट, ऐसा थेरेपेटिक डाइट लेना चाहिए जो कि आपके लिए लाइट भी रहे, आपको सही प्रकार से न्यूट्रिशन भी दे दे और आपको कोई नुकसान भी ना करे। तो ऐसे दौरान हम कहते हैं कि मॉडिफाइड की हुई खिचड़ी है, दलिया है, उपमा है, ऐसे डाइट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रोटी यदि आप ले रहे हैं तो पराठे या पूड़ी का इस्तेमाल ना करते हुए आप रोटी का इस्तेमाल करें, जिसमें आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जियां, जैसा मैंने बताया कि सीजनल सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे। खाना बंद नहीं करेंगे, बंद करेंगे तो आप और ज़्यादा कमज़ोर पड़ेंगे, और ज़्यादा कमज़ोर पड़ेंगे तो जो जिस बीमारी के लिए आप खाना बंद कर रहे हैं वो बीमारी लंबे समय तक आपके शरीर में रहेगी। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें। बिल्कुल, आहार भी कहीं ना कहीं आपको मदद करता है अपनी बीमारी से जल्दी रिकवर करने के लिए। मैम आपने मेटाबॉलिक रेट की बात करी थी, तो सबसे पहले मैं, क्योंकि अगर आपके बॉडी का मेटाबॉलिक रेट अच्छा है तो आप काफ़ी स्वस्थ हैं, मतलब आप स्वस्थता की तरफ और बढ़ रहे हैं। तो मैम मेटाबॉलिक रेट को हम अच्छा रख सके इसके लिए हमें क्या डाइट लेनी चाहिए, क्या कौन से ऐसे फूड हैं जो हमें अपना मेटाबॉलिज्म मेंटेन करने में मदद करते हैं? मेटाबॉलिज्म
आपका मेंटेन करने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो जीवन शैली है वो स्वस्थ रहे। और स्वस्थ जीवन शैली के लिए जैसा कि सर ने बताया, मैं भी बता रही हूँ, 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आपका संतुलित भोजन, समय पर व्यायाम और आपकी नींद। जी, अगर आप नींद सही ले रहे हैं, तनाव मुक्त हैं, आप आहार सही ले रहे हैं और व्यायाम, आप चाहे योगा कर रहे हैं या किसी प्रकार की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपका मेटाबॉलिक रेट जो है वो मेंटेन रहेगा। मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि वही आपके, जब आप सो रहे होते हैं वही आपके ऑर्गन को काम करवाता रहता है, क्योंकि आपका शरीर काम कर रहा होता है। आप भले ही आराम कर रहे हैं, आपका शरीर काम कर रहा होता है। उसके लिए ज़रूरी है समय पर भोजन, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में जैसा कि मैंने बताया कि सुबह का नाश्ता, रात का खाना, दिन का खाना और रात का खाना ज़रूरी है। खाने में सभी प्रकार का न्यूट्रिशन, जैसे कि हमने हमारी भारतीय थाली की बात करी थी, जिसमें रोटी, सब्जी, दाल, चावल, दही, सलाद का समावेश होना चाहिए। अगर आपके पास में समय नहीं है तो ब्रेक कर करके आप खाना खाइए। आप अपने नाश्ते में, आप जैसे कि नाश्ते में दलिया, उपमा, पोहा, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में 1 फल और 1 कप दूध या दही या दूध से बने हुए किसी भी प्रकार के पदार्थ जैसे कि पनीर है, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। नाश्ते में ओट्स मील वगैरह है, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टीग्रेन दलिया है, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन के समय जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो कोई भी एक फल या चना मुरमुरा अपने साथ में कैरी करें, और पानी की बोतल आप हमेशा ज़रूर रखें। अपने शरीर को हाइड्रेट रखें। कम से कम 2 से 3 लीटर लिक्विड आपके बॉडी में जाना ज़रूरी है, जिससे आपका शरीर हाइड्रेटेड रहेगा और आपको किसी भी प्रकार का डिहाइड्रेशन, क्योंकि ये गर्मी का मौसम है, इसमें आपको ध्यान भी रखना है कि आपका शरीर डिहाइड्रेटेड ना हो, आपको स्ट्रोक ना हो। इसलिए लिक्विड आप ज़रूर लेते रहें। 2 से 3 लिक्विड फॉर्म में आप, जैसे नींबू का पानी है, शिकंजी है, जूसेस हैं या पानी है, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दोपहर के खाने में जैसे हम रोटी, सब्जी, दाल, चावल, दही, सलाद की बात करते हैं, इनको आप ले सकते हैं। सर ने आपका बताया है कि खाना खाने के बाद तुरंत आप ना सोएं। मेरा भी आपको यही एडवाइस है कि खाने और सोने के बीच में 1.5 से 2 घंटे का ब्रेक, आपका गैप होना चाहिए। इसीलिए 7 से 8 के बीच में आपका डिनर हो जाना चाहिए, ताकि 9 से 10 के बीच में आप आराम से बेड पर जा सकें। अब हम खाएंगे ही यदि 9 से 10 के बीच में या 10 से 11 के बीच में, तो फिर आप सो नहीं पाएंगे समय पर, और जब सोएंगे नहीं, नींद पूरी नहीं होगी, तो वो आपका जो मन है वो तनाव, पूरे शरीर पे इस बात का असर आएगा। और दर्शकों, मैम ने एक बात यहाँ पर बहुत ही अच्छी कही, क्योंकि गर्मी के दिन शुरू हो गए हैं या कहीं पास आ रहे हैं, इसलिए हमें अपने आप को हाइड्रेट रखना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना बेहद ज़रूरी है। गुरुजी, जैसे कि बात हो रही थी मेटाबॉलिक रेट की, तो कुछ कोई ऐसे व्यायाम है जिन्हें हम करके हम अपना मेटाबॉलिज्म बॉडी का मेंटेन कर सकते हैं? कोई खास व्यायाम? देखिए, इसके अंदर एक तो रहता है साइकिलिंग रहती है। जैसे हम साइकिल चलाते हैं, ऐसे आप साइकिलिंग चलाइए। एक है भुजंगासन, पेट पे लेट के वो अपन कर सकते हैं। एक शशांक भुजंगासन अपन कर सकते हैं। एक वज्रासन अपन कर सकते हैं। इसके अलावा एक पूर्ण नौकासन होता है। इनको अगर हम अभ्यास करते हैं तो हमारे मेटाबॉलिज्म को हम बढ़ा सकते हैं आराम से, और जब मेटाबॉलिज्म आपका अच्छा रहेगा तो आपके फेट पे आपका कंट्रोल बना रहेगा। जी बिल्कुल। और यहाँ पर एक सवाल और मैं रखना चाहूँगी, क्योंकि बात करते हैं डिप्रेशन की, तो डिप्रेशन आज के समय में बहुत लोग ग्रस्त हैं इस बीमारी से, तो डिप्रेशन के लिए कोई खास व्यायाम? देखिए, डिप्रेशन मैंने कोरोना के बाद आजकल डिप्रेशन, एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी, अकेलापन बहुत ज़्यादा हो गया है। एक चाहे छोटा बच्चा भी आए, एक 90 साल का आए, तो उनकी दोनों की एक ही दिक्कत है कि हमसे कोई संवाद करने वाला नहीं है, बातचीत करने वाला नहीं है, अकेलापन है। हम मोबाइल पे कितना बैठे हैं, टीवी पे हम कितना बैठे हैं, हम थक चुके हैं। इसके लिए एक आपको कुछ प्राणायाम का अभ्यास करना है। जैसे आपको एक भ्रामरी प्राणायाम होता है, अगर उसका आप अभ्यास करते हैं तो आप अपने मेंटली पावर, मानसिक पावर को बढ़ा सकते हैं और डिप्रेशन आराम से समाप्त कर सकते हैं। साथ साथ एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी, जो फोबिया आज के लोगों के बैठा है, वो भी खत्म हो जाता है। जी बिल्कुल, यानी कि डिप्रेशन, अगर आप जब किसी से बातचीत करेंगे और व्यायाम और अपना आहार और एक संतुलन अपने जीवन में लेकर आएंगे, तो ये डिप्रेशन, एंजाइटी, ऐसी चीज़ें आप बिल्कुल भी ये आपके इर्द गिर्द नहीं आ सकती हैं। और कार्यक्रम में पवन गुरुजी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी इतनी अच्छी, इतनी सारी जानकारियाँ साझा करने के लिए। विनीता मैम, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद पोषण को लेकर जानकारियाँ देने के लिए हमारे दर्शकों को।
तो दर्शकों, जैसे कि हम सभी जानते हैं, रमज़ान का महीना चल रहा है। जी हाँ, रमज़ान का महीना मुस्लिम समुदाय के लिए ये एक पाक का महीना होता है। इस माह में जो हमारे मुस्लिम समुदाय के भाई बहन होते हैं वो रोज़े रखते हैं और एक विशेष नमाज अदा करते हैं जिसे हम तारीब कहते हैं। वो इबादत का महीना भी इसे कहते हैं। और ये जो ख़ास नमाज मैंने आपको बताई है जिसका नाम तारीब है, वो इसे पढ़ते हैं, अदा करते हैं और इनमें जो दुआएं होती हैं वो अपने देश, अपने मुल्क, अपने भाई बहनों के लिए, खुशहाली के लिए दुआएं पढ़ी जाती हैं। दर्शकों, इस माह में बहुत सारा दान भी किया जाता है जिसे हम फ़ितरा एवं जाकत कहते हैं। जी हाँ, फ़ितरा और जाकत जो होता है, इसमें हम जो हमारे गरीब भाई बहन होते हैं उनके लिए कुछ पैसे देते हैं ताकि वो भी अपने इस त्यौहार को बहुत अच्छे से मना सकें। देखिए, जो रोज़ा है, रोज़ा इस रूह से जोड़ा जाता है क्योंकि ये पूरा महीना हम ढेर सारी दुआएं पढ़ती हैं। ढेर सारी जब हम दुआएं पढ़ते हैं, दुआएं देते हैं, यानी कि अच्छी बातें हम अपने आप को याद दिलाते हैं, तो हमारा अपने आप मन परिवर्तन हो जाता है। तो आप सभी को मैं कहना चाहूँगी कि ये पूरा महीना आप बहुत अच्छे से बिताएं, भाईचारे के साथ बिताएं और रोज़ों की बहुत बहुत मुबारक आप सभी को। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक आप सभी से फिर मिलना होगा। अभी मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।